So we were talking about the methods of preparation of carboxylic acid, जिसमें हमने डिस्कस किया था we can prepare carboxylic acids either by hydrolysis or by oxidation. ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि कुछ स्पेशल मेथड्स और हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी. आज मैं उन्हीं मेथड्स को यहाँ सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटिन्यूड एवरीवन. ठीक है, और इनमें जो मेथड है, इनमें सबसे पहला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. ये शायद आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे जितने अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो है वो कितने यूजफुल कंपाउंड्स की तरह से सामने आ रहे हैं. आप इनसे अल्कोहल्स बना सकते हो, इनसे आप एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हो, इनसे आप जो है कार्बन चेन इंक्रीज करा सकते हो. ठीक है, और साथ ही साथ अब आप देख रहे हो इनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं. सो हाउ वी विल प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. व्हेन Grignard reagents are mixed with carbon dioxide. मैंने CO2 को इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकूं. आप सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, तो जब भी एक और बात, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे हमेशा ड्राई ईथर के साथ ही यूज करना है. अगर ऐसा नहीं करते हो, ड्राई ईथर के साथ यूज नहीं करोगे, वाटर अगर वहां पे बिल्कुल भी प्रेजेंट होगा, थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो ये RMgX जो है ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन गैस बन जाएगी, इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसी गैसेस बन जाएंगी और वो सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, तो इसीलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करें, ऑलवेज यूज विद ड्राई ईथर. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ऐड करेंगे तो होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. यहाँ से ये जो कार्बन चेन है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड CO2 है, इसके साथ अटैच हो जाएगा. तो द रिजल्ट इज C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, एक O नेगेटिव बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लिया, और दूसरा कार्बन चेन इसके ऊपर अटैच हो गई. अब बच गया MgX. इन द फाइनल टर्म्स ये जो MgX है ये O नेगेटिव के ऊपर अटैच हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O MgX, जो फाइनली हाइड्रोलिसिस करने से आपको दे देगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो, और ये जो पर्टिकुलर मेथड है इससे वो इससे आप जो भी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे, जितने भी यहाँ कार्बन लोगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ऐड हो गया है तो इसलिए आपको वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होगी. ठीक है, इसलिए इस मेथड से मिथेनोइक एसिड नहीं बना सकते जिसमें एक ही कार्बन होती है, क्योंकि ऐसा तो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ही नहीं जिसके अंदर यहाँ पर कार्बन चेन ना हो बल्कि हाइड्रोजन हो. ओके, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर मिथेनोइक एसिड by this particular reaction. मिथेनोइक एसिड, या जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. बाकी कोई भी बना सकते हो. जैसे अगर आपने CH3MgBr लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्टली लिखना है, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है. यहां से कार्बन चेन उठाओ, यहां से COOH, CH3COOH. ठीक है, इसी तरह से अगर आपने लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, फिर हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ेगी. प्रोडक्ट क्या हो गया, C2H5 और यहाँ से COOH, प्रोपेनोइक एसिड. आपने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अब ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होगा भाई, फिनाइल का मतलब है C6H5, बेंजीन रिंग, MgBr. ये कंपाउंड अगर आप ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे, कुछ नया नहीं, सेम. यहाँ से कार्बन चेन उठा लो, C6H5, CO2 में से COOH, पूरा का पूरा हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस की वजह से आ गई, और CO2 पूरा का पूरा लिख देना. क्या बन गया, बेंजोइक एसिड. तो इस तरीके से आप डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आता है जो नेक्स्ट स्पेशल मेथड है,
वो है एक नेम रिएक्शन है कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच अलग है, कोच अलग है। ये जो कोच रिएक्शन है, इसके अंदर हम कोई ओलिफिन लेते हैं। ओलिफिन का मतलब अल्कीन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया इथीन या इथाइलिन, इसका कॉमन नेम हो गया। इथीन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ये कंपाउंड लिया, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम का मिक्सचर ऐड किया जाता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर रखते हैं 573 केल्विन के आसपास, और फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, यानी ये आपका कैटलिस्ट है। ठीक है, सो व्हेन दिस प्रोसेस गोज ऑन, तो ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो स्टीम है, ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ पूरे के पूरे अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और रिजल्ट करेंगे प्रोडक्ट में CH3 CH2 COOH। ठीक है, हाइड्रोजन भी ऐड कर दिए, दोनों हाइड्रोजन्स, कार्बन ऑक्सीजन सब कुछ ऐड हो गया एज इट इज। ओके, इसी तरीके से अगर आप प्रोपीन लेते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन एडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, सेम कंडीशंस। तो कार्बन चेन एज इट इज रहेगी, डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा, तो CH2, और यहाँ से आपका CH2, फिर यहाँ से COOH अटैच होके फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, बट द थिंग इज, ये प्रोडक्ट, सॉरी कितने कार्बन थे, 3 और 1 4, हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरीके से ना बन के ना थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। व्हाई इज दिस सो? क्योंकि यहाँ पर जो हम बेसिकली कोच रिएक्शन है, इस कोच रिएक्शन के अंदर वाटर हाइड्रेशन भी हो रही है और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड हो रहा है एज COOH। तो जब ये आप इस तरह के अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर ऐड करोगे ना, तो फिर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और ये प्रोडक्ट ना बन के प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3H COOH। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? तो ये थी हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेकंड मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कोच रिएक्शन। नेम रिएक्शंस में तैयार करोगे तो कोच रिएक्शन इज नॉट कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन कोच अलग थी, ये कोच अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर यानी स्टीम ही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, गैटरमैन कोच अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा तो उसमें AlCl3 और CuCl एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, लेकिन कोच रिएक्शन में हमने फॉस्फोरिक एसिड को यूज किया है एज द कैटलिस्ट, H3PO4 को। ओके, और अब इसके बाद स्पेशल मेथड्स के केस में थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन वो है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है और अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट है, यानी हमारे पास है सोडियम अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड का क्या मतलब होता है? अल्कोहल से जो बना है। ठीक है, अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट, अल्कोहल जैसे ROH, सॉल्ट लिखना है तो फिर H हटा दो और Na लिख दो, सोडियम सॉल्ट हो गया। सोडियम अल्कोक्साइड, एक कार्बन होगा तो सोडियम मीथॉक्साइड, 2 कार्बन होगा तो इथॉक्साइड, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्साइड, और इसी तरह से नाम चलते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रोसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ऐड करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अंडर प्रेशर जब आप इन दोनों को हीट करोगे तो ये जो CO है ये यहीं पे अटैच हो जाएगा, RCOONA बन जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब डाइल्यूट HCl या H3O पॉजिटिव कुछ भी लिख दो तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, तो ये जो है ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ जो जनरल से पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं अगर सबसे पहली चीज, तो पहली चीज जो है वो है इसका स्मेल।
जो लोअर मेंबर्स हैं, पहले जो तीनों मेंबर्स है, फॉर्मिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, मिथेनोइक एसिड जिसको कहते हैं, या एसिटिक एसिड हो गया, या प्रोपेनोइक एसिड हो गया, इनका कोई कलर तो नहीं है लेकिन इनकी बड़ी तीखी सी स्मेल है, पंजेंट स्मेल है। विनेगर, विनेगर की जो स्मेल होती है, अगर आप विनेगर की बॉटल, बिल्कुल न्यू बॉटल है, आप बिल्कुल ओपन कर रहे हो और उसको स्मेल करोगे, आपको एक तीखी सी खट्टी सी स्मेल आएगी। इसी तरह की पंजेंट स्मेल, तीखी स्मेल जो है वो तीनों एसिड्स की है, फर्स्ट 3 की। लेकिन जो बाकी जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ऐसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, तो पहली बात तो इनकी जो स्मेल है वो बिल्कुल खत्म होती जाएगी, देयर विल बी नो स्मेल। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होते हैं, लेकिन पहले जो 3 मेंबर्स हैं उनमें कार्बन का नंबर काफी कम है। कार्बन का नंबर कम होने की वजह से इट इज नॉट लाइक वेरी वॉलेटाइल, इसी वजह से इनकी कोई स्मेल नहीं होती। फर्स्ट 3 members have pungent smell. Higher members are odorless. ठीक है? Oily liquids due to low volatility. Volatile नहीं होते, volatility काफी कम होती है। जिस चीज के वेपर्स नहीं बनेंगे उसको कहेंगे कि वॉलेटाइल नहीं है या वॉलेटाइल कम है, और जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे उसकी स्मेल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया स्मेल। दूसरी बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। हाँ भाई, तो क्या लगता है सॉल्युबल होंगे? सॉल्युबल हैं, RC डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि इसके अंदर ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, कर लेगा ना, ऐसे ये ऑक्सीजन भी कर लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आगे आगे ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहेंगी आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दे आर वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कार्बन, ये कार्बन चेन जैसे जैसे लंबी होती जाएगी, 4 कार्बन तक तो ठीक है, मामला सारा बिल्कुल बढ़िया है, खूब सॉल्युबल है, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, 5, 6, 7 कार्बन हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, अप टू 4 कार्बन, highly soluble in water due to H bonding. As carbon number increases, then due to hydrophobic part increases, कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस, द सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। बेंजोइक एसिड इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर उतना सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 कार्बन हो गए, बेंजीन के 6 और एक COOH का 7वां कार्बन। तो कार्बन इतने ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, जितने ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। और ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं यही ऑयल्स होते हैं, जितने भी तरह के ऑयल्स हैं। तो आप जानते ही हो ऑयल जो है वो कितने वाटर में सॉल्युबल होते हैं? नहीं होते ना, ऑयल और वाटर दोनों एक दूसरे से सेपरेट लेयर्स बनाते हैं। तो ऑयल्स जो हैं, जितने भी ऑयल्स हैं उनके अंदर यही ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है बॉइलिंग पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कार्बन, अपने मॉलिक्यूलर मास जैसे कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट से सबसे ज्यादा है,
have highest boiling points among species with same molar mass. एक जैसे मोलर मास वाले अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है. इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में भी है, लेकिन इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो एक्सेप्शनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इसी वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एक और बात बोलते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स. दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के रहते हैं, आपस में जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं. जैसे RC डबल बॉन्ड O OH, मैं एक बार और लिख रही हूं, RC डबल बॉन्ड O और OH. यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह से एग्जिस्ट करता है, डाइमर की तरह से एग्जिस्ट करता है. इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सभी इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट एज डाइमर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. एप्रोटिक का मतलब समझते हो? जिसमें प्रोटोन ना हो. वाटर तो बिल्कुल नहीं लेना, वाटर के अंदर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा ये. वाटर के अंदर तो डिसॉल्व हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर आपने इसको बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, बेंजोइक एसिड को, तो फिर वो ऐसे डाइमर की तरह से एग्जिस्ट करेगा. एसिटिक एसिड को एसीटोन में डिसॉल्व कर दिया तो फिर वो इस तरह से डाइमर की तरह से एग्जिस्ट करेगा. ऐसा कुछ याद आ रहा है? आपने कभी पढ़ा हो? याद आएगा. सॉल्यूशन चैप्टर जब हम रिवाइज करेंगे तब आप उसमें ये चीज ऑब्जर्व करोगे. उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, जो वेंट ऑफ फैक्टर वाला. एसोसिएशन वाले केसेस में आता है ये क्वेश्चन. what will be the value of Van Hoff factor when benzoic acid is dissolved in benzene and exist as dimer? 80% या 20% या 30% association. इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. सो याद रखना है, ये पॉइंट है इसका मेन. Why carboxylic acid exist as dimers in aprotic solvents? The answer is very strong hydrogen bonding. ठीक है. एक और क्वेश्चन सुने. While measuring the colligative properties या while calculating the molecular mass, it is observed that molecular mass of carboxylic acid found to be almost double as what actually is. जितना एक्चुअल में मोलर मास होना चाहिए या मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उनसे डबल मिलता है, ऑलमोस्ट डबल. जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं. व्हाई इज दिस सो? आंसर, बिकॉज इट एग्जिस्ट एज डाइमर ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है. तीसरा क्वेश्चन कंपैरिजन करते हैं. एसिड्स देती है HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH. हाँ भाई, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, सब में COOH ग्रुप तो कॉमन है. कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है. CH3CH2 CH2 CH2COOH पेंटेनोइक एसिड, CH3 CH3 CH2 COOH, COOH और CH3 CH3 यहाँ लगाना. चलो कोई बात नहीं. तीनों एसिड्स हो गए. जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा.
ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। लेकिन तब जब कार्बन का नंबर सब में सेम हो, तब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तब ये देखना है ब्रांचिंग वाला केस। ठीक है, 3 अलग अलग कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड दे दिए, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, एसिटिक एसिड, क्लोरोप्रोपेन, मिथॉक्सी इथेन, 5 कंपाउंड दे दिए। ठीक है, एक और लिख लेती हूँ, चलो, प्रोपेनोल, 6 कंपाउंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। सबसे ज्यादा किसका है? एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद अल्कोहल का, इसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी का होता है। किसका होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है कीटोन का, बताया हुआ है। फिर एल्डिहाइड का। फिर आपके पास 2 बच गए, एक तो क्लोरोप्रोपेन बच गया, एक ईथर बच गया। क्लोरोप्रोपेन का ज्यादा आ जाएगा, ईथर का उससे भी कम हो जाएगा। दिस इज द राइट ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर है? लास्ट छोटी सी एक प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ना ऑल्टरेशन इफेक्ट देखते हैं, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उनका अपने से जस्ट पहले वाले और अपने से जस्ट नेक्स्ट वाले जो ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। 4 कार्बन वाले एसिड का 3 कार्बन वाले से तो ज्यादा होना ही था, क्योंकि कार्बन का नंबर ज्यादा है, लेकिन 5 वाले से भी ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरेशन इफेक्ट। Even number of carbon, the melting point of acid which has even number of carbon atoms has higher melting point, the melting point of the acid which is number of carbon atom is more than just before and just after carboxylic acids containing odd number of carbon atoms. ब्यूटेनोइक एसिड का प्रोपेनोइक एसिड से तो ज्यादा है ही मेल्टिंग पॉइंट, पेंटेनोइक से भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्लोज पैकिंग। जब भी मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, क्या रीजन होगा? क्लोज पैकिंग होगा जी। इसका ज्यादा क्यों है? क्लोज पैकिंग। उसका कम क्यों है? बिकॉज द क्लोज पैकिंग इज नॉट देयर। ओके, सो एवरीवन, यहां पर कंप्लीट होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।